हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। और यह पुस्तक साथियों मनोज कुमार मिश्रा जी की है और इस पुस्तक का यह 23वां भाग है। साथियों हम आधुनिक काल का ये छायावादी युग पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल से यह भाग तीसरा है। तो चलिएगा छायावादी युग को आज हम शुरू करेंगे। और साथियों वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहें कि चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिएगा देखते हैं आज का आपका पहला बिंदु। देखिए छायावादी युग जो है तो आपका 1920 से लेके 1936 तक ये आपका छायावादी युग है। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या है आपका 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक यह डॉक्टर नगेन द्वारा कहा गया है कि जो छायावादी युग है वो 1918 से 1938 ईस्वी तक का है। कहें तो ये कितने वर्ष तक का, 20 साल का है। कालावधि इस युग की प्रारंभिक सीमा के संबंध में निम्न दो मत प्रचलित हैं। देखिए पहला मत ये है, दूसरा मत ये है। पहला मत आपका 1918 से प्रारंभ माना जाता है और दूसरा मत जो है वो 1920 से माना जाता है। देखिए छायावादी गुणों माने प्रवृत्तियों से युक्त सर्वप्रथम रचना झरना किसकी है, जो लेखक जयशंकर प्रसाद की है, का प्रकाशन कब हुआ है, 1918 से। और अतएव डॉक्टर नगेन जैसे इतिहासकारों ने छायावाद का समय 1918 से 1938 माने नगेन जी ने इस चीज़ को देखते हुए कि झरना जो रचना है जयशंकर प्रसाद की वो 1918 की है और इसी झरना जो रचना है उसी से छायावाद युग का प्रवर्तन माना जाता है। तो देखिएगा 1920 से प्रारंभ होने का क्या मत है। इस युग का नामकरण श्री मुकुटधर पांडे द्वारा रचित निबंध हिंदी छायावाद के आधार पर रखा हुआ माना जाता है। मुकुटधर पांडे द्वारा हिंदी छायावाद यह निबंध लिखा गया, इसलिए कुछ लोग 1920 से भी इसे मानते हैं। यह निबंध सर्वप्रथम जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अतएव हिंदी छायावाद का प्रारंभ 1920 भी माना जाता है। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 ईस्वी तक रहे थे। देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, कब तक, 1903 से 20 तक, यानी 17-18 साल, जिसके आधार पर द्विवेदी युग का समय 1920 ईस्वी तक निर्धारित करके छायावाद का समय 1920 से आरंभ माना जा सकता है। देखिए नोट देखिए, हिंदी में छायावाद शीर्षक से सुशील कुमार द्वारा लिखित एक अन्य निबंध 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में भी ग्रहण किया है। यह बात आपको समझनी है, ये नोट आपको नोट कर लेना है कि हिंदी में जो छायावाद शीर्षक से सुशील कुमार द्वारा एक निबंध 1921 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यह उन्होंने छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में ग्रहण किया। मुकुटधर पांडे का कथन क्या है, मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती थी, जिन्होंने पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादता से ही मैंने छायावाद शब्द बनाया है। छायावाद की परिभाषाएं क्या हैं, किनके शब्दों में कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, चलिए हम लोग वो समझते हैं। देखिए छायावाद की परिभाषाओं में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। ये नगेंद्र के अनुसार परिभाषा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या परिभाषा है वो देखते हैं। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये कितनी सुंदर परिभाषा है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, वहीं छायावाद की सृष्टि होती है। अगला देखिए बिंदु, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अव्यक्त होने लगती है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अव्यक्त होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन की उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ठीक है, देखिए रहस्यवाद के अर्थ में आप समझ सकते हैं छायावाद को, और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। अब परिभाषा श्री गंगा प्रसाद पांडे के अनुसार क्या है, इन्होंने भावलोक की प्रगति के 3 चरण माने हैं, वस्तुवाद, छायावाद, रहस्यवाद। अर्थात उनके शब्दों में छायावाद वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। गंगा प्रसाद जी ने छायावाद को वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी माना है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार क्या है। डॉक्टर गुप्त ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहते हुए कहा कि स्वच्छंदतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है जिसमें व्यक्ति अंतर्मुखी होकर बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर जगत को बौद्धिकता की अपेक्षा, भावात्मकता को यथार्थ की अपेक्षा, कल्पना को सत्य की अपेक्षा, सौंदर्य को परंपरा की अपेक्षा, नूतनता को एवं संघर्ष की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देने लगता है। जिस काव्य में इस प्रकार की अंतर्मुखी चेतना की अभिव्यक्ति होती है उसे सामान्यतः स्वच्छंदतावाद नाम दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए गणपति चंद्र गुप्त जी ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहते हुए एक छायावाद की परिभाषा दी। सारांश इसका यही है कि जब किसी के भावों की छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़ती है तो उसे छायावाद की कविता कहते हैं। जब किन्हीं भावों की छाया कहाँ पड़े, कहीं अन्यत्र जाकर पड़े, दूसरी जगह जाकर पड़े, वहाँ छायावाद की कविता कहते हैं। जैसे कहो कौन तुम दमयंती सी स्तर के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या अल नल का सा निष्ठुर को ही। सुमित्रानंदन पंत की इन पंक्तियों को देखते हैं छाह के बारे में, परंतु इसका अर्थ निकल रहा है नारी स्वातंत्र के बारे में। अतएव यह छायावादी कविता मानी जा सकती है। बात किसी के आधार पर कही जाती है लेकिन कहीं अन्यत्र जाकर उसको समझा जा सकता है ना, अर्थ निकाला जा सकता है, वही छायावाद है। अब देखिए छायावाद के विविध अर्थ क्या हैं, देखते हैं। छायावाद के विविध अर्थ विविध विद्वानों के द्वारा छायावाद के विविध अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। देखिए विद्वान है ये और ये इनका अर्थ है। मुकुरधर पांडे छायावाद को रहस्यवाद मानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी अन्योक्ति पद्धति मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल शैली व चित्र, मधुचर्या और चित्र भाषा शैली ये छायावाद का अर्थ मानते हैं। नोट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फेंटे समाटा माने छायाभास शब्द से जोड़ा है। उन्होंने इसे चित्र भाषा शैली कहा है। वे इसे रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता के प्रभाव से आया हुआ मानते हैं। नंदुलारे वाजपेयी वक्त सौंदर्य से आध्यात्मिक छाया का भान बताते हैं। तो ये आप सबकी परिभाषाएं, वहीं आप इसको समझ सकते हैं और ये जो नोट है इसको आप नोट कर सकते हैं। संतों के फेंटे समाटा छायाभास शब्द से इनका जोड़ना है और चित्रभाषा शैली का इसमें कहा है। ठीक है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के प्रभाव से वे भी जोड़ा मानते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं नगेंद्र के अनुसार छायावाद का अर्थ क्या है। तो नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्यार्थ प्रधान शैली छायावाद को कहा है। सुशील कुमार ने अस्पष्टतावाद, ये भी पूछा जाता है, सुशील कुमार द्वारा अस्पष्टतावाद छायावाद को कहा है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को कांति कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को सौंदर्य की छाया कहा है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद कहा है छायावाद को। देखिए नोट देखिए, बच्चन सिंह जी के लिए लिखा है कि बच्चन सिंह जी ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सार्थक माना है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी की कहते हैं, इन्होंने प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति माना है। गंगा प्रसाद पांडे वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की इसको कड़ी मानते हैं।
छायावाद की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है कि छायावाद व रहस्यवाद एक ही, अर्थात इनमें कोई तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है। छायावाद शैली विशेष है। छायावाद दार्शनिक अनुभूति है। छायावाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद में प्रेम का चित्रण भी होता है। छायावाद प्रकृति में आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन कराता है। छायावाद में गीत तत्व की प्रमुखता होती है और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये सभी विशेषताएं हैं छायावाद की। अब देखते हैं, वस्तुतः छायावाद पूर्ववर्ती युग के विरोध स्वरूप प्रतिक्रियाजन्य हिंदी कविता के एक विशिष्ट युग में प्रस्फुटित एक विशेष दार्शनिक अनुभूति एवं एक विशेष शैली है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक एवं अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक अनुभूति का चित्रण होता है। इसमें प्रकृति का मानव रूप प्रस्तुत करते हुए गीत तत्व की प्रमुखता का भी ध्यान रखा जाता है। छायावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ये देखते हैं। भावगत या विषयगत प्रवृत्तियाँ। देखिए, प्रवृत्ति है भावगत में अभिव्यक्ति की प्रधानता। दूसरा, मानवीय सौंदर्य बोध, रहस्य भावना, श्रृंगार भावना, प्रेम भावना और कमनीय कल्पना। इसके अलावा प्रकृति के रम्य रूपों की रचना, प्रकृति के साहचर्य, दार्शनिकता, कला पक्ष की प्रधानता, वेदना की विवृत्ति, राष्ट्रीयता की भव्य भावना, मानवतावाद की स्थापना, नारी का भव्य स्वरूप, भावातिरेक व नैराश्य, व्यक्तिकता और स्वच्छंदता की मनोवृत्ति, ये सभी छायावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इसके अलावा देखते हैं, विचारगत प्रवृत्तियां हैं, सांस्कृतिक व सामाजिक चेतना और समन्वय का संदेश। इसके अलावा पीड़ित विश्व की सेवा का संदेश। शिल्पगत प्रवृत्तियां क्या हैं, आत्म अभिव्यक्ति अर्थात में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग हुआ है। शिल्पगत प्रवृत्तियों की बात करते हैं तब ललित कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद शैली का प्रयोग हुआ है, मुक्त अलंकारों का प्रयोग हुआ है और प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है। शिल्पगत प्रवृत्तियाँ ये हैं। विचारगत प्रवृत्तियाँ आपकी ये बता दी और इसके अलावा आपकी भावगत या विषयगत प्रवृत्तियाँ क्या हैं वो भी हम बता दिए। अब बात करेंगे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की बृहत्त्रयी तीन बड़े कवि जयशंकर प्रसाद मानवीय भूमि की प्रधानता, सुमित्रानंद पन्त कल्पना की प्रधानता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बुद्धि तत्व की प्रधानता, ये आप याद रखेंगे। नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद की बहुत तीन जो बड़े कवि हैं उनकी प्रवृत्तियां बताई हैं। जयशंकर प्रसाद मानवीय भूमि की प्रधानता बताते हैं, सुमित्रानंद पन्त कल्पना की प्रधानता और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बुद्धि तत्व की प्रधानता। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी द्वारा 1931 ईस्वी में प्रसाद, पंत और निराला पर अलग अलग निबंध लिखकर उन्होंने छायावाद की बृहत्त्रयी की घोषणा की थी। तो छायावाद की बृहत्त्रयी ये नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार है। छायावाद की लघुत्रयी में तीन छोटे कवि प्रतिपादक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। देखिए, लघुत्रयी की बात करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बृहत्त्रयी की बात करेंगे नंदुलारे वाजपेयी। तो लघुत्रयी कौन कौन है छायावाद के, एक तो महादेवी वर्मा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं और भगवती चरण वर्मा हैं। याद रखना आप लोग, ये जो है ऐसे पूछ लिया जाता है। बृहत्त्रयी में कौन कौन कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पन्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और प्रधानता इनमें किन किन विशेषताओं की है, तो मानवीय भूमि की, कल्पना की और बुद्धि तत्व की। किसकी है ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा जब छायावाद की लघुत्रयी की बात करेंगे तो ये तीनों वर्मा तो हैं, लेकिन महादेवी, डॉक्टर रामकुमार और डॉक्टर भगवती चरण। छायावाद की लघुत्रयी में कुछ इतिहासकार भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी भी मानते हैं। तो याद रखना, भगवती चरण वर्मा के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी जी भी माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे छायावाद के चार प्रमुख कवियों के दार्शनिक मत। जयशंकर प्रसाद प्रत्यभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद और समरसतावाद इनके दार्शनिक मत हैं। सुमित्रानंद पन्त अरविंद दर्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अद्वैत वेदांत दर्शन और माधवी वर्मा का बौद्ध दर्शन। ये चार प्रमुख कवियों के दार्शनिक मत हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने में प्रत्यभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद और समरसता का
बात कही है। और सुमित नंदन पंत ने अरविंद दर्शन, और सुरका त्रिपाठी निराला जी ने अद्वैत वेदांत दर्शन, और माधवी वर्मा जी ने बौद्ध दर्शन। अब हम बात करेंगे विविध इतिहासकारों आलोचकों के मतानुसार छायावाद के प्रवर्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिषण गुप्त व मुकुटधर पांडे हैं छायावाद के प्रवर्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हैं। प्रभाकर माचवे व विनय मोहन शर्मा के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार सुमित नंदन पंत हैं। और इलाचंद जोशी व गणपत चंद के अनुसार जयशंकर प्रसाद हैं। ये आप याद कर लेंगे किसके अनुसार कौन कौन छायावाद के प्रवर्तक हैं। सर्वाधिक सर्वमान्य एवं वास्तविक प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। किसके अनुसार हैं, तो ये इलाचंद जोशी के अनुसार। विशेष तथ्यात्मक जानकारियां और भी हैं, वो हम आपके बता रहे हैं। देखिए, छायावाद कल्पना प्रधान काव्य कहलाता है। छायावादी काव्य में अनुभूतियों की गहराई देखने को मिलती है। और छायावादी युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष माना जाता है। प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि वे यथार्थ जीवन की कटुता से मुंह को मोड़कर कल्पना लोक में विचरण करते नजर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये, विलायती संस्करण कहा है आचार्य शुक्ल ने छायावाद को। अब देखते हैं अगला बिंदु हमारा क्या है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे थे, जो भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए। जयशंकर प्रसाद की झरना 1918 की जो रचना है, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है या मानी गई है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 को इस काव्यधारा की चरम परिणति के रूप में स्वीकार किया जाता है। छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी रोमांटिसिज्म का गहरा प्रभाव परिलक्षित है। और रोमांटिसिज्म एवं स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ कोलरिज के काव्य संग्रह लिरिकल वैलेट्स के प्रकाशन वर्ष 1798 से माना जाता है। याद कर लेना, ये सभी चीज़ें आपको नोट भी कर लेनी है। छायावाद के प्रवर्तक निसंदेह जयशंकर प्रसाद ही माने जाते हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उन पर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जन्मकाल इनका 1889 है। जन्म स्थान काशी, सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक संपन्न घराने में इनका जन्म हुआ। मृत्युकाल इनकी 1937 ईस्वी है। 48 वर्ष की अल्पायु में ही ये स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। प्रमुख रचनाएं प्रेम पथिक 1905, 1913। यह रचना पहले 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा में रची गई थी, बाद में 1913 ईस्वी में से खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। चित्राधार इनकी रचना 1909 ईस्वी की है। करुणालय 1913 की है। कानन कुसुम 1913, महाराणा का मैथ 1914, झरना 1918, 1925 में इन्होंने आंसू और लहर 1933, कामायनी 1935। तो इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। उर्वशी 1909 ईस्वी की कविता है। वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910 और बब्रू वाहन 1911, कल्पना सुख 1909, विदाई 1909, नीरव प्रेम 1909 और विसर्जन 1909 की रचना है। सर्वप्रथम छायावादी कविता खोलो द्वार इनकी सर्वप्रथम छायावादी कविता है। यह कविता 1914 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से रचित सर्वप्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी का है। महत्वपूर्ण रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य हैं। देखिए, चित्राधार के बारे में हम पहले जानते हैं। चित्राधार, इसमें प्रसाद जी की प्रारंभिक जीवन में विविध पत्र पत्रिकाओं में छपी कविताओं को संकलित किया गया है। इसके 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। प्रथम संस्करण में इनकी ब्रजभाषा व खड़ी बोली दोनों में रचित कविताओं का संकलन तथा द्वितीय संस्करण में केवल ब्रजभाषा में रचित कविताओं का संकलन किया गया है।
विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें निम्न 4 प्रवृत्तियां हैं। देखिए 4 प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं चित्राधार में। पहली है पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों का इतिवृत्तात्मक शैली में वर्णन। दूसरी आपकी प्रवृत्ति है प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण। और तीसरी है प्रेमानुभूतियों की व्यंजना। चौथी है भक्ति भावना की अव्यंजना। अब देखते हैं इस कविता संकलन में प्रसाद जी द्वारा रचित निम्न प्रसिद्ध कविताओं का संकलन किया गया है। अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, कल्पना सुख, विदाई, नीरव प्रेम, विसर्जन। इसमें 1906 ईस्वी से 1909 ईस्वी के मध्य रचित रचनाओं का संकलन है। चित्राधार में अब बात करेंगे प्रेम पथिक। यह काव्य पहले ब्रजभाषा 1905 में लिखा गया था, किंतु आगे चलकर 1913 में इसे खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया। यह एक छोटा सा प्रबंध काव्य है, प्रेम पथिक प्रबंध काव्य है जो प्रणय भावनाओं से ओतप्रोत है। इसकी विषय वस्तु श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी से मिलती जुलती है। दोनों में ही प्रेमी प्रेमिका से एक आश्रयदाता है तो दूसरा पथिक। दोनों में ही पथिक अपने निराश प्रेम की कहानी सुनाता है और अंत में श्रोता कोई और नहीं वही व्यक्ति सिद्ध होता है जिसके लिए पथिक दुखी है। अगली जो रचना है वो हम बात करेंगे महाराणा का महत्व। यह एक लघु ऐतिहासिक खंडकाव्य है, ऐतिहासिक खंडकाव्य कहेंगे इसे। इसमें महाराणा प्रताप की उदारता का चित्रण है। एक बार महाराणा प्रताप की सेना के लोग एक मुस्लिम रमणी को बंदी बना लाते हैं। यदि वह रमणी उसी अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी थी जो उन पर आक्रमण करने आया था, पर वे उसे सम्मानपूर्वक लौटा देते हैं। इस प्रबंध काव्य की शैली में ओज गुण की प्रधानता है। कानन कुसुम यह इनका एक कविता संग्रह है और इसमें 1909 से 1913 तक के मध्य रचित स्फुट कविताओं का संकलन किया गया है। ये कविताएं पहले इंदु पत्रिका में छपती थीं। इसकी अधिकांश कविताओं का विषय परम तत्व, कहीं कवि अपने आराध्य की प्रार्थना में लीन है तो कहीं उसके करुणा कुंज के वैभव का वर्णन करता है। अब इसमें और भी तथ्य हैं। इस संग्रह में प्रसाद जी की निम्न प्रसिद्ध कविताएं संकलित हैं। ग्रीष्म का मध्याह्न, नव वसंत, रजनीगंधा, सरोज, चित्रकूट, श्री कृष्ण जयंती, कुरुक्षेत्र, वीर बालक। यह इनकी खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है, कानन कुसुम। अब हम बात करेंगे झरना। यह प्रसाद जी का एक गीत संग्रह है। इसके गीतों में प्रसाद जी की भावनाएं विभिन्न रूपों में बिखरी हुई हैं। यथा एक और इसमें प्रकृति की मंजुल मनोहर मूर्ति का चित्रण सजीव रूप में हुआ है तो दूसरी ओर वह प्रणय की कोमलतम अभिव्यक्ति से भी परिपूर्ण है। प्रसाद जी का छायावादी दृष्टिकोण इसी रचना में सर्वप्रथम उजागर हुआ है। अधिकांश इतिहासकार इसी रचना को प्रथम छायावादी रचना मानते हैं। आंसू यह प्रसाद जी का एक स्मृति काव्य है। यह एक ब्रही हृदय के सहज स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रस्तुत है। और देखिए आंसू के बारे में और क्या क्या कहा गया है। कथानक की रूपरेखाएं इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु फिर भी अतीत की स्मृतियों की अभिव्यंजना इसमें योजनाबद्ध ढंग से हुई है। आरंभ में कवि पाठक को संबोधित करके अवकाश भला है किनको सुनने की करुण कथाएं अपनी करुण गाथा सुनाने के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करता है। आंसू का प्रथम संस्करण 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था एवं द्वितीय संशोधित संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण में प्रथम 64 छंद अधिक हैं। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है और इसे हिंदी का मेघदूत काव्य भी कहते हैं। और यह आपके कौन सा था काव्य? आंसू। अब बात करेंगे लहर। यह भी इनका एक कविता संग्रह है, गीत काव्य इसे कहेंगे। इसमें आंसू 1925 से लेकर 1933 तक की कविताओं का संकलन किया गया है। इस काव्य में प्रसाद जी की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। इन गीतों में कहीं तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है तो कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का, कहीं करुणा की अभिव्यक्ति है तो कहीं रहस्यवादी संकेत दिखाई देते हैं। पूर्ववर्ती रचनाओं की भांति इसमें भी प्रेम, प्रकृति, रहस्य, जीवन दर्शन और ऐतिहासिक पौराणिक विषयों का निरूपण है।
बात करेंगे कामायनी, तो कामायनी की बहुत महत्वपूर्ण आपका महाकाव्य है। यह प्रसाद जी की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। इस काव्य में मुख्यतः 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा, जिनका प्रतीक विधान निम्नानुसार है। देखिए पात्र देखते हैं और ये प्रतीक हैं। मनु जो पात्र है वो मन का पात्र है, श्रद्धा जो है हृदय का पात्र है, और इड़ा बुद्धि का है, और अन्य पात्र अकुलित किरात ये आसुरी शक्तियां हैं, और कुमार इसमें मानव है। नोट देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्रद्धा को यहाँ कामायनी भी कहा है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं, और कौन कौन से 15 सर्ग हैं इन पर हम विचार करते हैं। देखिए पहला है चिंता, इसको आप ये प्रथम हो गया आपका, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, और इड़ा स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। आखिरी आपका आनंद है और पहला है चिंता। याद रखिएगा। प्रसाद जी को कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप याद रखें। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना माना जाता है, और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि किसने मानवता का रसात्मक इतिहास कामायनी को कहा है, नंदुलारे वाजपेयी ने। एवं नए युग का काव्य भी नंदुलारे वाजपेयी ने किसको कहा है, कामायनी को। तो साथियों यह आज का सेशन रहा, तो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा। और साथियों हमारे साथ थोड़ा एक कारण रहता है कि हम अनवरत वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं कुछ दिनों से। वो कारण सच में आपको बताएं तो मेरा कुछ दिन से एग्ज़ाम था, और उसके अलावा एग्ज़ाम के अलावा मेरी वर्कशॉप चल रही थी, उसमें मैं थोड़ा 20 दिन से लगभग व्यस्त था। लेकिन अब कोशिश है कि आपको अनवरत में क्लास देता रहूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। इसके अलावा लाइक करें, साथियों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इन सभी वीडियो के PDF को आप पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक को आप ज्वाइन कर लें, आप वहाँ मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।